नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने मंगल दलों के लिए की बड़ी घोषणाएं। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ा। रणजीत सिंह रावत ने कहा, मेरे खिलाफ की जा रही साजिश। हज कमेटी में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। महिलाओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। कोटद्वार नगर निगम के पार्षद रिजवाना परवीन कमेटी के सदस्य नामित। स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी बने धर्म रक्षा समिति के प्रधान संरक्षक। बैरागी कैंप में संतों की बैठक में लिया गया निर्णय। हरिद्वार में भागीरथ बिंदु तटबंध पर स्थानीय लोगों की सैर पर रोक। सुबह और शाम टहलने नहीं जा पा रहे लोग। नशा करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई की मांग कर रहे लोग। हरिद्वार में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल। गर्मी से डिहाइड्रेशन का बड़ा खतरा। तपती धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने और राजधानी की बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के तहत रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। देहरादून में पिछले कुछ सालों में तेजी से शहरीकरण बढ़ा है। शहर के बाहरी इलाकों में भी अब नई कॉलोनियां बस रही हैं। इसी के साथ ही देहरादून में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के चलते सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है और सरकारी मशीनरी पर नए और चौड़े मार्गों के निर्माण का दबाव भी बढ़ रहा है। सड़कों पर बढ़ते इसी दबाव को कम करने के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। राज्य सरकार ने देहरादून शहर से होकर गुजरने वाली 2 नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। इन मार्गों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को मसूरी जाने के लिए शहर से होकर ना गुजरना पड़े। 3400 करोड़ की लागत से बिंदाल और रिस्पना पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से बिंदाल और रिस्पना नदी को साफ करने और उसको उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए आवाज उठ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने रिस्पना को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए अभियान भी शुरू किया था। ऐसे में अब कुछ लोग नदियों की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं और एलिवेटेड रोड का विरोध कर रहे हैं। इस बात में दो राय नहीं है कि देहरादून की सड़कों पर वाहनों का बहुत अधिक दबाव है, लेकिन सच यह भी है कि देहरादून अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा है। ऐसे में देहरादून शहर के बीच से बहने वाली नदियों के ऊपर सड़क बन जाने से नदियों के रिवाइवल की उम्मीदें कम हो जाएंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा, नदी किनारे से अतिक्रमण एवं मलिन बस्तियों को हटाने की कार्यवाही की जानी है। हमारा दायित्व है कि मलिन बस्तियों के लोगों को व्यवसाय से जोड़ते हुए सुरक्षित जगह पर पुनर्वासित किया जाना है, ताकि बस्तियों की नई पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित अच्छा जीवन जीने तथा नदी नालों को प्रदूषण मुक्त करते हुए उनके बहाव में बांधा न आए, जिसके लिए इन नदियों के भीतर विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सिवर लाइन इत्यादि का नदी से बाहर विस्थापन किया जाना है। देखिए, हमारी राज्य सरकार का, ऑनरेबल सीएम का ये जन भाव है और ये स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज़ हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी स्थित हैं, वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेजिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं, जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है। और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज, उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। तो लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार ने ही जो है मलिन बस्तियों को रेगुलाइजेशन के लिए जो है नियमावली बनाई, आने वाले समय में मलिन बस्तियों को किस प्रकार से हम बेहतर कर सकें, वहाँ सुविधाएं किस प्रकार से हो सके, उनको शिफ्टिंग करनी है, जहाँ पर कोर्ट्स के आदेश हैं कहाँ पर उन्हें शिफ्ट करना है, इन सब चीज़ों पर सरकार
कवायद कर रही है। आने वाले समय में सभी लोगों को जो है आवास मिल सके, घर मिल सके, उनको रहने के लिए आशियाना मिल सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वहीं कांग्रेस का कहना है भाजपा सरकार देहरादून की मलिन बस्तियों को लटकाए रखना चाहती है ताकि ऐन चुनाव से पहले लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचा जा सके। भाजपा ये षड्यंत्र पिछले 2 निकाय चुनावों से कर रही है। अब दूसरी बार भी जब अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है तो फिर से अध्यादेश लाने की तैयारी है, जबकि सरकार को कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करना चाहिए था ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो गया होता। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्ती विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी, जिसे दोबारा 2021 में 3 वर्षों के लिए लाया गया। अब इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है तो एक बार फिर राज्य सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जबकि 6 वर्षों से राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजार कर लेना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान होने ही नहीं देना चाहती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार को बताना होगा जिन 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ा जाएगा उनका विस्थापन कहां होगा। देखो, इस क्षेत्र में आज से पहले तो कभी निशान लगे नहीं है। मेरा नाम सतीश रघुवंशी है। ये बस्ती सन 91 की बसी हुई है। इससे पहले कुछ कभी, और सब पूरी सुविधाएं दे रखी हैं गवर्नमेंट ने। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, लाइट पानी है, सिविल लाइन है, और तुम्हारा ये इसके टैक्स भी भरते हैं, हाउस टैक्स की रसीद भी आती है। उसके बाद भी अगर उजाड़ना था तो बसाना नहीं चाहिए था ना। अब गरीब आदमी हम जैसे लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके लोगों ने पूरे जीवन की कमाई लगा रखी है। अब एकदम अचानक निशान लगा दिए उजाड़ने के लिए क्यों? देखिए, पहले जो लोक कल्याणकारी सर मांगर पूर्ति का मामला होता था कि जनता क्या मांग कर रही है। आज एलिवेटेड रोड देहरादून की जनता ने नहीं मांगा है, और हमारे देहरादून की लगभग आधी से अधिक आबादी रिस्पना और बिंदाल के दोनों तरफ बैठी हुई है, और सरकार उन गरीबों को उजाड़ने के लिए एक तरफा एलिवेटेड रोड की बात कर रही है और कह रही है दोनों क्या हुए मसूरी की तरफ जाएंगे, वहाँ मैक्स हॉस्पिटल तक और उधर धोरण तक। तो हमारा कहना है कि ये रोड आगे कहाँ जाएगा, कहाँ इसमें किसको राहत मिलेगी। पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि रोड मैप क्या है शासन का। आप 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ने जा रहे हैं, उनको ध्वस्त करने जा रहे हैं, क्योंकि एलिवेटेड रोड आपको बनानी है। उसकी बहुत ज़रूरत भी है, ये हम समझते हैं, क्योंकि जाम के झाम से लोग बहुत परेशान आ चुके हैं और बहुत बड़ी समस्या ये जाम बनता जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन और आवाजाही में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में आप एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, उसका स्वागत है, लेकिन आप ये 2,500 से 3,000 परिवारों की बसावट के लिए आपने क्या सोचा है? उनकी रिहाइश कहाँ होगी? उनके लिए प्लान बी या वैकल्पिक रास्ता क्या है? वो भी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जनता को, विपक्ष को, मीडिया को, सबके समक्ष वो बात आनी चाहिए कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं उन परिवारों के लिए। देखिए, ये मलिन बस्तियां एक राज्य सरकार और उत्तराखंड के तो ये जो है आंखों पे कांटा बोलते हैं, या कि एक तरफ से ये बड़ी उसके उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी दुख की घटना है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मलिन बस्तियों का जो चलन हुआ है, जो बसाने का सिलसिला चला है, ये दोनों पार्टियों ने बराबर किया है। और उसके बाद जब जब चुनाव आते हैं तो ये सरकार से स्टे ऑर्डर लेकर के अपने पक्ष में लोगों को कर देते हैं कि हमने तुम्हारी बस्तियां रोक दी हैं, लेकिन वो हमेशा सरकार के टारगेट पर रहे हैं। राज्य सरकार ने देहरादून शहर से होकर गुजरने वाली 2 नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। 3400 करोड़ की लागत से बिंदाल और रिस्पना पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सरकार ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार का उद्देश्य एलिवेटेड रोड बनाने के साथ आम जनता को अच्छा जीवन का हक दिलाना, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की जा रही है।
जल्द ही इस पूरी योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। स्लम फ्री देहरादून के लिए पुनर्वास की एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। देहरादून शहर की नदियों और पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया गया है। साथ ही पुनर्वास नीति बनाकर नदी किनारे की झुग्गियों और अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी, अब तक मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता ने हमेशा उन पार्टियों को ही वोट दिया जिनकी वजह से ये मलिन बस्तियों विस्थापित हैं। अगर जनता से किए वादे पर सरकार इनके लिए कोई बेहतर कदम उठाने में चूक जाती है तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव पर भी मलिन बस्तियों के वोट बैंक से पड़ना तय है। इसमें फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। हल्द्वानी में मानसून को आने में 1 महीने का समय रह गया है और अब जाकर प्रशासन पिछले वर्ष आपदा में हुए नुकसान के लिए सुरक्षात्मक कार्य कर रहा है। ऐसे में सांसद अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी चोर गलिया मार्ग के गौला पुल को जोड़ने वाले अप्रोच रोड में 148 लाख यानी कि 1,48,00,000 के सुरक्षात्मक कार्य शुभारंभ किए हैं। इसके अलावा सिंचाई विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग व रेलवे अलग अलग कार्य भी कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष आई आपदा के पूरे साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन इस कार्य को शुरू नहीं कर पाया। पिछले दिनों संसद की बैठक में भी विभागों को कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई थी। हालांकि मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर सांसद ने स्वीकार किया कि कमी रह गई, लेकिन अब तेजी से काम करके पिछले वर्ष जैसे हालात न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि इस मानसून में हमको जैसा पिछली बार हुआ वैसा न देखना पड़े। आप सभी को पता है कि पैसा भी समय पर आ गया था। हम लगातार इसको देखते रहे हैं। हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा भी हमने कहा वैसा स्वीकार हो गया। कई बार जिलाधिकारी, कंसर्निंग डिपार्टमेंट, सब लोगों से, सिंचाई का तो अभी बचाव कार्य करना है वो अलग है नीचे, तो इसका पैसा पूरी तरह से आ गया है। दिक्कत अब कोई ऐसी बात नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि अगर काम अभी प्रारंभ हो जाता है तो 1 महीने हम काफ़ी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पथरी थाना क्षेत्र में दबंगों ने देर रात एक घर में घुसकर युवक को बेरहमी से पीटा है। दबंगई की यह घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दबंग पीड़ित युवक को बेल्ट और लात घूंसों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पिटाई के दौरान पीड़ित रोते चिल्लाते हुए गुहार लगा रहा है, लेकिन दबंग इसके बावजूद नहीं पसीजे और लगातार पीटते रहे। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वाहन पार्किंग को लेकर हुए विवाद में हिंसा हुई है। पीड़ित आपको बता दें, वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। देखिए, परसों रात का घटनाक्रम है, तो पुलिस के संज्ञान में जैसे ही बात आई, पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर उस व्यक्ति को जो हमला कर रहा है उसको अरेस्ट किया है और आज उसमें तहरीर आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया है। जो फैक्ट आएंगे, जो तथ्य होंगे, उसके हिसाब से सख्त लीगल कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या है? नहीं, प्रथम दृष्टया बताते कुछ पार्किंग को लेके कुछ इश्यू था जो मुझे एसओ पथरी ने बताया है। झगड़ा हुआ है, हमला किया गया है। वो मैटर कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही ना, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जितने लोग उस एक्ट में इन्वॉल्व हैं, जिसकी जो भूमिका होगी उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई करें। खबर हल्द्वानी से है, जहां गोलापार के देवता तल्ला पचाया क्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग पर विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लेते हुए शनिवार को ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। सिटी मजिस्ट्रेट प्राधिकरण के प्रभारी संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने करीब 150 अवैध प्लाटों पर कराए गए निर्माण पर जेसीबी चलवाई है। इस दौरान सीओ नितिन लोहनी और बनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज भाकुनी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि करीब 3 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति बेचे गए प्लॉट खरीदकर लोगों ने तेजी से निर्माण
कराते जा रहे थे। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अवैध निर्माण कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पार में एक गांव है देवला तल्ला पजाया, करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए एसएसपी ब्रह्मेंद्र सिंह ढोभाल ने बेहतरीन कार्य करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने मातहतों को अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि लंबित मामलों को निस्तारित भी किया जाए। थाना प्रभारियों को क्षेत्र में नियमित रूप से पुलिस वाहनों को भेजकर लोगों को पुलिस की सक्रियता का एहसास कराया जाए। एसएसपी ने न्यायिक मामलों की पैरोकारी में सक्रियता बरतने पर भी जोर दिया। जो क्वार्टर फाइनल से होगा, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल ये और प्राइज मनी में चेंजेस है इस बार। 7 लाख विनर्स को और 5 लाख, जैसा कि साहब ने बताया, 5 लाख विनर्स को। और पहले हम क्वार्टर फाइनल ऑनवर्ड हम मैन ऑफ द मैच का प्राइज देते थे, लेकिन इस बार जो है हम लीग स्टेज पर ही जो है 5,000 रुपये। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2025 तक टीबी मुक्त भारत मिशन को सफल बनाने के उद्देश्य से आज रुद्रपुर के नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने की, जबकि नगर निगम की ओर से महापौर विकास शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे घर घर जाकर लोगों को टीबी के लक्षणों, जांच और इलाज के बारे में जानकारी दें। सीएमओ डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि जन भागीदारी से ही यह मिशन सफल हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग टीबी रोगियों की समय समय पर पहचान और मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों और चिकित्सकों से भी सहयोग की अपील की है। प्राइम मिनिस्टर का ये मिशन है कि पूरी इंडिया 25 में टीबी मुक्त की जाए। उस टीबी मुक्त करने के क्रम में ये बैठक नगर निगम में सारे सीएचओ के साथ की गई, जिसमें 100 दिन का कैंपेन होना है। इसमें मेनली उनसे संपर्क करना है, जैसे कि जो तंबाकू खाते हैं, जो HIV हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जिन्हें डायबिटीज है, तो ऐसे ग्रुप जिन्हें पॉसिबिलिटी टीबी की ज़्यादा है, उनको स्क्रीनिंग करना है। हमने सीएचओ के माध्यम से, अपने टीबी के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से टीबी की स्क्रीनिंग की है। और अगर कोई टीबी का पेशेंट हमें मिलता है जिसका स्पुटम पॉजिटिव है, उसको पूरी दवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री है और उसके खाते में 500 रुपये की धनराशि भी पेशेंट के खाते में दी जाती है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। नैनीताल क्षेत्र में ग्राम सभा हरतोला, ग्राम सभा हरिनगर हरतोला के ग्रामीणों ने आयुक्त दीपक रावत को ज्ञापन देकर ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने व हर घर जल व नल की उत्तराखंड सरकार की द्वारा हरतोला सुंदर खाल थुआ ब्लॉक पेयजल पंपिंग योजना में की जा रही अनियमितताओं की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा के निवासियों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा हरतोला सुंदर खाल थुआ ब्लॉक पेयजल पंपिंग योजना के तहत पेयजल की योजना लागू की गई थी, जिससे प्रारंभ में उक्त ग्राम के मूल निवासियों को पेयजल का लाभ मिल रहा था। लेकिन पिछले 3 से 4 वर्षों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा क्षेत्र में भवन निर्माण, रिसोर्ट का निर्माण के चलते विभागीय कर्मचारियों के मिलीभगत से बाहरी व्यक्तियों को पेयजल कनेक्शन गैर कानूनी रूप से दे दिया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को वर्तमान समय में
पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से वर्तमान समय में ग्रामवासियों के मवेशियों के सम्मुख पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ग्रामीण हरिनगर से और थुआ ब्लॉक से आज यहाँ पे आए हैं और इनका जीवन मिशन का जो काम यहाँ पे सैंक्शन था उसकी प्रगति धीमी है और जो पाइपलाइन बिछाई जा रही थी वो उचित गहराई पे नहीं रखी गई और पिछले 5-6 महीने से काम रुका हुआ है। तो आज डिपार्टमेंट को भी मैंने इस संबंध में बुलाया था और 1 हफ्ते के अंतर्गत ये काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट से मैंने कहा डेली इसकी फोटोग्राफ्स भी मुझको भेजेंगे और जो प्रधानगण हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि कभी भी ये काम रुकता है या गुणवत्ता में शिकायत आती है तो ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से मुझे सूचित करें और जल्दी इनको जो JGM के हिसाब से पानी मिलना है उतना पानी दिलाया जाए। मेरे गांव में पानी नहीं होने के कारण मैं अपने कमिश्नर साहब से मिली। मेरे गांव में इतनी पानी की कमी है, 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लेना पड़ता है। वहाँ बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी होती है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी पानी लाते हैं, इसलिए गर्मी ज़्यादा होने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। 4-5 साल से बहुत दिक्कत है पानी की, इसलिए हम कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब का कहना है कि जल्दी ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हमेशा जब गर्मी पड़ती है तो पानी की बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पानी की तो इतनी दिक्कत है क्योंकि वहाँ ना ही स्रोत ही हैं, स्रोत सारे सूख जाते हैं, इसलिए हमें दूर दूर से ढूंढना पड़ता है। मेरे ग्रामवासियों को दूर से हम खुद जाते हैं पानी। मुद्दा ये है सर कि जो ग्रामीणों की क्षेत्र में जो पेयजल योजना है उसमें 100% भ्रष्टाचार है। मेन लाइन से अवैध कनेक्शन लिए गए हैं हज़ारों, उसकी निरीक्षण किया जाए और जो मुख्य वहाँ का जो पानी का ऑनलाइन जो खोलता है पानी को ऑपरेट करता है वो अपना जनरेटर चलाता होगा, वो स्टोरेज करता होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे वहाँ करीब लॉकडाउन से पानी नहीं आया है। मेरा संस्थान से ये कहना है कि सरकार पैसा दे रही है, उसको तनख्वाह दे रही है, जो भी वहाँ का चलाता है, वो पानी जाता कहाँ है? पानी तो हमारे पास आता ही नहीं। अब एक कितने महीने हो गए पानी नहीं आया। अवैध कनेक्शन दे रखे हैं सबने अवैध कनेक्शन दिए हैं और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। हम हैं वहाँ 60 साल से और हम पानी की जरूरत।